हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है। तो जर्मनी से बताए थे। आर्टिकल कौन सा कवर करता है, तो 352 से लेके 350, 356, 360 तीन प्रकार के इमरजेंसी के बारे में बताए थे, यानी 352 से लेकर 360 तक। और ये किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 18 यानी 18, पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट है, उसमें पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न है। इसे लिया कहाँ से गया है, जर्मनी से। ये डिस्कस किए थे। फिर ये भी डिस्कस किए थे कि इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं, किस ग्राउंड पे लगते हैं। आज तो उसका डिटेल करेंगे डिस्कस। फिर ये बताए थे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ओपिनियन क्या था जब इसे फ्रेम किया जा रहा था इमरजेंसी प्रोविज़न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने बताया था कि इमरजेंसी प्रोविज़न को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किया जा रहा था 49 के आसपास, 1949 में, 1949 में जो डिबेट हुआ था, तो मैंने बताया था एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का जो बुक है, यानी वॉल्यूम नंबर 7 पेज 34 में ये मेंशन किया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या अपनी ओपिनियन रखी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया की इमरजेंसी बड़ा ही यूनिक फीचर है, क्योंकि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो वो फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी अमेंडमेंट, जबकि अमेरिका जैसे कंट्री में फेडरलिज्म हमेशा बना रहता है, फेडरल स्ट्रक्चर हमेशा बना रहता है, चाहे परिस्थिति क्यों भी कैसी भी क्यों ना हो, वहाँ पे हमेशा बना रहता है। ये सब हम डिस्कस किए थे। हम लोग फिर ये बताए थे कि कुछ WH के क्वेश्चन उठाए थे, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, व्हेन, कि कैसे उस चैप्टर को समझते हैं WH के क्वेश्चन से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, इसको समझने के लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो तो देखना पड़ेगा, अगर जिन्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। अगर जिन्हें पता है उन्हें कोई दिक्कत है। तो ये नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगाया था, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है। तो पिछली बार हम बताए थे कि जब भी देश की, यानी अपने देश की सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का ग्राउंड क्या है, ऑन द थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगता है। अब सवाल आता है कि कितने पर, कौन से थ्रेट, कितने प्रकार। थ्रेट जैसे हम बात किए थे 2 प्रकार का। पहला थ्रेट हो सकता है एक्सटर्नली, इंटरनल ग्राउंड पे, और तीसरा इकोनॉमिकली थ्रेट भी हो सकता है। अगर एक्सटर्नली थ्रेट हुआ है और इंटरनली थ्रेट हुआ है, तो इसके लिए जो प्रोविजन है आर्टिकल 352, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिनेंशियली या इकोनॉमिकली थ्रेट हुआ है, फिनेंशियली बोलेंगे या इकोनॉमिकली, फिनेंशियली थ्रेट हुआ है या होने की संभावना है या हो सकता है, तो जो इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा वो आर्टिकल 360 होगा। अभी तक तो लगा नहीं है, पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्यों नहीं लगा। ये लग चुके हैं इंटरनल ग्राउंड पे 1 बार, एक्सटर्नल ग्राउंड पे 2 बार, टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी थ्रेट अभी हम यही मानेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो जो आर्टिकल 352 है,
इसके ग्राउंड पे जो इमरजेंसी लगा है अब तक वो कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। ध्यान से याद रखना पड़ेगा, 3 बार, 2 बार लगा है एक्सटर्नल ग्राउंड पे, 1 बार लगा है एक्सटर्नल ग्राउंड पे। अब हम बताते हैं कि क्या होता है जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि देश के सिक्योरिटी पे थ्रेट पैदा हुआ है तो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर से बताते हैं, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि अपने कंट्री के सिक्योरिटी को थ्रेट किया गया है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, वो तब कर सकते हैं अगर इमरजेंसी तब कर सकते हैं प्रोक्लेम जब सिक्योरिटी पे थ्रेट पैदा नहीं हुआ है लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन रहे हैं कि इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, आने वाले कुछ समय में ये हो सकता है या होने की संभावना बन रही है और उस कंडीशन से अगर वो सेटिस्फाई हैं तो लगा सकते हैं। इमरजेंसी जैसा प्रोविजन भी कुछ और लगा सकते हैं, वो 38th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे लगा सकते हैं? ऑन द थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी। पहली बात वो कब लगा सकते हैं कि इफ देयर इज ए थ्रेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड, या पूरी इंडिया पे इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ it is threatened, नंबर 1 लग जाए तो इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर प्रेसिडेंट को ये भी लगा तो यहाँ पे लगा, या दूसरा केस में उनको लगता है कि थ्रेटन किया गया, तो अगर उनको लगता है कि थ्रेटन किया नहीं है कि लाइकली टू बी थ्रेटन या आने वाला समय में थ्रेट हो सकता है, बिफोर मतलब बिफोर थ्रेटन भी लगा सकते हैं। बिफोर, एक तो थ्रेटन किया तो और बिफोर थ्रेटेंड। फिर से समझते हैं, इमरजेंसी लगाने का पहला ग्राउंड क्या होगा कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट किया गया है, नंबर 1। दूसरा, तब थ्रेट होने से पहले लगा सकते हैं पर उनको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है तो लगा सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? जैसे 3 ग्राउंड हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट का, जैसे मैंने बताया था इसमें। पहला, या तो वार के द्वारा हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट, दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा हो सकता है, एग्रेशन के द्वारा, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीसरा ग्राउंड यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पर इसको हटा दिया गया है, इसके जगह पे भी कौन है? आर्म रिबेलियन कर दिया गया है। आर्म रिबेलियन क्यों किया गया हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्म रिबेलियन 1978 में किया गया था 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कंट्री का सिक्योरिटी थ्रेट किया गया है एक्सटर्नली या इंटरनली, तो या थ्रेट होने से पहले लगा सकते हैं। तीसरा, ये तो 2 हो गया फैक्टर। तीसरा एक ये भी दिया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वार के ग्राउंड पे, फिर से बताते हैं, वार नंबर 1, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, फिर से बताते हैं, या इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट डेंजर। तो प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी के अलावा और भी अदर प्रोक्लेम भी कर सकते हैं। किन ग्राउंड पे? इमरजेंसी तो है ही, लेकिन उसके अलावा ही और भी चीजें प्रोक्लेम कर सकते हैं और ग्राउंड पे, जैसे वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म रिबेलियन हो गया, इमिनेंट डेंजर। और ये वाला पार्ट तो पहले था नहीं, इसे जोड़ा गया है
38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में जोड़ा गया। फिर से बताते हैं, प्रेसिडेंट तो चाहे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट किया गया है तो इमरजेंसी वो लगा सकते हैं एक, या उनको लग रहा है सेटिस्फाई इस कंडीशन की सिक्योरिटी पे थ्रेट हुआ नहीं लेकिन हो सकता है तो वो लगा सकते हैं। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, वही तीनों ग्राउंड है, ग्राउंड तीनों का। यहाँ भी यही वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही और यहाँ भी वही। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ा गया, इमिनेंट डेंजर। 38 अमेंडमेंट के थ्रू ये जोड़ा गया था। पहले तो था वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन की जगह पे था क्या, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसको चेंज किया गया 44th अमेंडमेंट में। और इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट डेंजर क्या है कि लाइकली टू बी हैपन एनी डेंजर इन नियर सून, कुछ हो सकता है ऐसा घटना, खतरनाक घटना घट सकता है, तो इस आधार पे अदर प्रोविजंस को प्रोक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात जोड़ा गया 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो ये तो हो गया इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी लगाया जाता है वार के ग्राउंड पे या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑन इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल ग्राउंड। और जो इमरजेंसी लगाए जाते हैं आर्म रिबेलियन पे उसे, तो इसके दो ग्राउंड बनते हैं। ऑन द ग्राउंड क्या होता है, इसको जो ऑन द ग्राउंड क्या बना यहाँ पे वो तो बता दिए थे। एक बना एक्सटर्नल ग्राउंड, ये भी इसी के फैक्टर में आ जाते हैं, एक्सटर्नल ग्राउंड, और एक बना इंटरनल ग्राउंड। अब हम इसी की डिस्कस करते हैं, इंटरनल ग्राउंड। जो इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगाया जाता है उसका दो फैक्टर होता है, जैसा ही बताएं, या तो वार होगा, दूसरा होगा एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। अब हम कहानी सुनाते हैं इसकी। 90s वार के आधार पे इंडिया ने अभी तक एक बार भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं किया है। नंबर 1, एक्सटर्नल एग्रेशन पे 2 बार शो अब तक लग चुकी है, और इंटरनल ग्राउंड पे एक बार, बार बार हम बता रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। वार के आधार पे इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया है। अब आते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। बात है 1962 की और 1965 की और 1971 की, सिर्फ लिखेंगे। अक्टूबर 1962 की बात है, चाइना ने अपने मन से यूनिलेटरली इंडिया पे एग्रेशन शो कर दिया, यानी जो नेपाल वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे अभी अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उस एरिया में अटैक कर दिया या एक्सटर्नल एग्रेशन दिखा दिया। तो पंडित नेहरू ने उस समय ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया। पंडित नेहरू खुद से नहीं, मतलब प्रेसिडेंट ने किया होगा नेहरू के कहने के बाद। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया। पर ये वार अक्टूबर में शुरू हुआ और अक्टूबर के एंड में ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या हुआ कि चाइना ने एक्सटर्नल एग्रेशन शो किया, चाइनीज आर्मी वापस फिर से चले जाते हैं अपने मन से उसी जगह पे जहाँ से वो लोग आते हैं, वो एरिया कहला गया LAC। ठीक, तो वार यानी एक्सटर्नल एग्रेशन ख़त्म तो हो गया लेकिन इमरजेंसी कंटिन्यू रह गया, ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म नहीं होने के पीछे कुछ कारण ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे इसमें सो कॉल्ड चाइनीज कम्युनिज्म या चाइनीज कम्युनिस्ट, या हम कह सकते हैं चाइनीज का कम्युनिस्ट, या हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट ही कहेंगे, कम्युनिस्ट आइडिया को मानने वाले इंडिया में थे, कम्युनिस्ट पार्टी को मानने वाले, कम्युनिज्म को मानने वाले। उन्होंने जब चाइना को अटैक किया तो उन्होंने जश्न मनाया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लगा, अच्छा कि चाइना ने अच्छा किया। इस चक्कर में वो लोग जेल भी गए, क्योंकि हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का टकराव और टूटना भी यही कारण से होता है। जो लोग चाइनीज आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो अलग हो जाते हैं, माओ कहलाते हैं, माओ को मानने वाले, और जो लेनिन को मानने होते हैं वो। इसीलिए हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया में 2 भागों में बटे हैं, माओइस्ट एंड लेनिनिज्म। इसको तो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग जो सपोर्ट किए हैं, तो कहने को क्या था, एक हमारे इसमें को अटैक कराए, को सपोर्ट कराए, तो वो लोग जेल भी गए क्योंकि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है उनका। 1965 में बिना मतलब का चाइना भी हम पे अटैक कर देता है। हालांकि ये वार हो जाता है लेकिन वार की संज्ञा दी नहीं गई है, क्योंकि बुक में वार की संज्ञा नहीं दी गई तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे।
तो 1965 में वार ही होता है, पाकिस्तान अटैक करता है, ये भी अटैक करता है, छोड़ता क्यों, ये क्यों छोड़ेगा, पाकिस्तान हार जाता है। फिर अग्रीमेंट होता है 1966 जनवरी में ताशकंद में, और उस एग्रीमेंट के बाद हालांकि ये इमरजेंसी लगना चाहिए यहाँ पे, तो इमरजेंसी लगता नहीं, जो इमरजेंसी यहाँ पे लगा था यही इमरजेंसी यहाँ पे कंटिन्यू कर गया। गुड। अब ये इमरजेंसी 1965 में वही इमरजेंसी थी जो ये वाली थी। इन दोनों इमरजेंसी को 1968 में ख़त्म कर दिया गया, 1968 में एंड कर दिया गया इमरजेंसी को, एंड मतलब विड्रॉ कर दिया गया, खत्म इमरजेंसी। अब 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है। पाकिस्तान क्यों अटैक करता है, इसके पीछे थोड़ी सी बात है कि पाकिस्तान पहले दो टुकड़ों में था, एक था ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है। तो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान में आपसी कॉन्फ्लिक्ट हुए, वहाँ के सीट्स को शेयरिंग के लिए, पावर को शेयरिंग को लेकर के हुआ, वो तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंडिया सपोर्ट करता है ईस्टर्न पाकिस्तान को, फिर से बताते हैं, इंडिया सपोर्ट करता है ईस्टर्न पाकिस्तान को। इस चक्कर में पाकिस्तान अटैक कर देता है इंडिया पे, फिर पाकिस्तान हार जाता है, पाकिस्तान फिर हार जाता है। हारने के बाद शिमला समझौता होता है 1972 में, ठीक। लेकिन इमरजेंसी कंटिन्यू होता रहता है, इमरजेंसी फिर से कंटिन्यू होता रहता है। अब ये इमरजेंसी फिर से क्या होता है, कंटिन्यू होता है, इसको हटाया नहीं जाता है। हमने बताया था 1968 में इमरजेंसी इसलिए विड्रॉ किया गया था कि इंटरनेशनल फोकस भी था, देश में कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, बोल थे कुछ अभी वैसे हालात नहीं तो इमरजेंसी क्यों रखे हो, तो सरकार ने इमरजेंसी विड्रॉ कर लिया था। 1971 में इमरजेंसी लगाया गया, तो हालांकि इमरजेंसी हट जाना चाहिए था लेकिन हटा नहीं। तब सरकार के साथ और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत टसल चल रही थी, प्रॉब्लम हालात कुछ और थे। उसी समय केशवानंदा भारती केस आता है, बहुत सारे जजमेंट होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल होता है, इंदिरा गांधी गलत तरीका से इलेक्शन जीतती है, वगैरह वगैरह, ये सब कहानी चलते रहता है। तो इमरजेंसी नहीं हटता है, जिसमें सिचुएशन एक बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। डिक्टेटरशिप का रूप सरकार लेना शुरू कर दी थी यहाँ से 1971 से, तो नहीं हटा। इस इमरजेंसी जब हटा नहीं तो फिर क्या हुआ, 1975 में 25 जून 25 जून 1975 को इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है इंटरनल ग्राउंड पे, इंटरनल ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाता है। ये अभी इमरजेंसी कंटिन्यू है, पर ये कौन सा है, एक्सटर्नल ग्राउंड पे ये इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी हंसी आती है, लेकिन सरकार की मूर्खता थी, तानाशाह बनने की नीति थी और कुछ नहीं थी, ठीक है। सरकार के पे हंसी आती, उनके चाल पे सबक भी देती पब्लिक अच्छी तरह से, उसको हराती भी ज़बरदस्त तरीक़ा से। इंटरनल ग्राउंड पे हुआ, वहाँ जो इमरजेंसी लगाने के प्रोविजन था, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लूप हॉल्स है। लूप हॉल से इसी पे बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग संविधान बना के जा रहे हैं, कल मर जाएंगे, जिंदा तो नहीं रहेंगे, पर जिन लोगों को इस संविधान से लगेगा कि समय के साथ सूट नहीं कर रहा है या लिविंग डॉक्यूमेंट्स की तरह काम नहीं कर रहा, तो उनके लिए आर्टिकल 368 का प्रोविजन है, वो चाहे तो अमेंड कर सकते हैं। इसलिए अमेंडमेंट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आज एक लिविंग डॉक्यूमेंट, अमेंडमेंट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। तो 25 जून 1975 के इतने सारे अमेंडमेंट हुआ, जिसकी हालात कहीं ना कहीं इमरजेंसी की तरफ जाती है। अब ये कितने सारे अमेंडमेंट है वो हम 24th अमेंडमेंट से डिस्कस करना शुरू करेंगे और जाएंगे 44th अमेंडमेंट तक, लेकिन यहाँ नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो 25th अमेंडमेंट, सॉरी 25 जून 1975 को क्या हुआ, इमरजेंसी प्रोक्लेम किया था। वो ग्राउंड था क्या, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो शुरुआत का ग्राउंड क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस आधार पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस किस चिड़िया की खेत का, किस चिड़िया का नाम है। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदरूनी, अंदरूनी में कुछ गड़बड़, अगर देश में कुछ भी गड़बड़ हो, कर 4 लोग मारपीट किए तो भी इमरजेंसी लग जाएगा। कल अगर 2 लोग में, अगर 2 स्टेट लड़ गए तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ए लूप होल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Why? Let me make it clear, very clearly. Since the word internal disturbance has a lot of connotations, it has a many definition. It is full of ambiguity. It does not have any clear demarcation of meaning. It does not have any particular condition where emergency can be proclaimed. So,
if we understand, if we go by logic, the word internal disturbance, we cannot find the particular situation where the emergency can be proclaimed. But Indira Gandhi used this ground in a very, very incorrect method and misused this word and proclaim emergency. Why? Let me explain here. कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई मतलब क्लियर तो है नहीं, क्या अंदरूनी गड़बड़ी हो सकता है, कुछ भी, इसके वाइडर कॉनोटेशंस है, बहुत क्लियर का डिफाइन नहीं है, सिर्फ उसमें मेंशन किया गया था जब संविधान बन रहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है और प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा। ये नहीं लिखा होता कि पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कैबिनेट को लिख के देना पड़ेगा, टू स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अगर ये वाला प्रोसेस होता तो इंदिरा गांधी की हिम्मत होती कि इमरजेंसी लगा देती। अगर ये वाला प्रोसेस होता तो फखरुद्दीन अहमद को इतनी हिम्मत नहीं होती कि इमरजेंसी लगा देता वो। तो इंदिरा गांधी या फखरुद्दीन अहमद दोनों मिलकर इमरजेंसी क्यों लगाएं? क्योंकि ये ग्राउंड था। अगर आज वाला ग्राउंड होता तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इमरजेंसी लगा देते हैं। द फैक्ट इज फैक्ट। पर क्या थे? यही तो हमारे बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि लूप होल्स तो हैं, हम लोग वी आर नॉट परफेक्ट। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, संविधान बना के जा रहे हैं, हजारों गलतियां हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आने वाले समय के हिसाब से इसको अमेंड करते रहेंगे। अमेंडमेंट करने क्या, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, प्लस क्या होगा 50% स्ट्रेंथ होगा टोटल हाउस का स्ट्रेंथ, आप कर लो और रेक्टिफाई करो उसमें जो गलतियां हैं। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया, इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। किसने? मोरारजी देसाई ने। क्योंकि ये रहेगा तो कोई भी मिसयूज करेगा, कोई भी मिसयूज करेगा, जिसके पास मेजोरिटी आएगा ऐसी की तैसी करके रख देगा, कुछ समझेगा नहीं इसको ये। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को उठा के मोरारजी देसाई ने इसको डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, गड्ढे में डाल दिया, जा बेटा भाड़ में। आया यहाँ पे क्या 1975 में लगा, तो 90 बात है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सीए मत समझ लेना, ठीक है, सीए मत समझना। 44th कॉन्स्टिट्यूशन ये है 1978 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा साफ समझ। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, मोरारजी देसाई ने इसको दफनाया, पहले गड्ढे में गाड़ा, उसकी सरकार ने इसको दफना दिया और यहां पे लाया उन्होंने आर्म रिबेलियन। अब ये तो क्लियर कट हो गया, आर्म रिबेलियन। हमने कहा ना कि अगर आर्म रिबेलियन शुरू से मेंशन होता तो इंदिरा गांधी में इतनी हिम्मत नहीं होती या फखरुद्दीन अहमद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करता और इंडिया को 21 महीने के लिए जेल खाना बना देता, ठीक है। पर हो गया। तो आर्म रिबेलियन लाया गया इस जगह पे। अब आर्म रिबेलियन मतलब अगर आदमी हथियार लेके, बंदूक लेके, तलवार लेके रोड पे निकल जाए, रिबेल करे, तब इमरजेंसी लगेगा, तब इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा होगा। अदरवाइज ये बताओ तो भाई कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इंटरनल सिक्योरिटी खतरा कहाँ गया? होगा, हो ही नहीं सकता है। इंटरनल, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की तो वहां पे देश की कौन सा व्यक्ति तलवार लेके निकला था रोड पे? कोई नहीं निकला था। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, आर्टिकल 19 में मेंशन भी करता है कि वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है तो इसमें बुरा क्या था? कुछ भी नहीं। पर आर्म रिबेलियन इसे ला करके, अब तो इस ग्राउंड पे आज तक इमरजेंसी लगा ही नहीं और अभी भी नहीं लगा, तो ये 3 बार ही इमरजेंसी लगी। अब कहानी सुनाते हैं इस इमरजेंसी की थोड़ी सी, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, जो ये इमरजेंसी लगी थी 1971 में और ये इमरजेंसी ये लगी 1975 में, इन दोनों को हटा दिया गया 1977 में। और इंदिरा गांधी हटाकर चेक करना चाहती थी कि सरकार चेक करना चाहती थी कि लोकसभा का टेन्योर बना चुकी थी 1 साल के 2 बार, तो चेक करना चाहती थी कि इलेक्शन जीतेंगे कि हारेंगे। पब्लिक ने सबक सिखा दिया। खैर, हमें पॉलिटिकल होना नहीं है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। पर सच्चाई वही है और क्या करेंगे, इसमें नकार थोड़ी सकता है। तो आर्म रिबेलियन, अब इमरजेंसी दोनों कब खत्म हुई? 1977 में। मैंने जैसे बताया कि दोनों इमरजेंसी 97 में, दोनों इमरजेंसी, एक ए वाली और ए वाली इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया गया, यानी एंड कर दिया गया, जा दोनों कहानी खत्म। तो फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन हारी इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। तब किया जब शाह कमीशन ने रिपोर्ट दिया। शाह कमीशन बैठाई गई और शाह कमीशन ने रिपोर्ट पाया कि सारे प्रोविजंस जिस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई वो गलत था। इमरजेंसी में लिया गया एक्शन, मीसा एक्ट के तहत में जो कार्रवाई की गई वो गलत था।
तो सरकार ने ऐसे प्रोविजंस लाए इमरजेंसी लगाने के कि अब लगाना आसान नहीं, बहुत टफ है, बहुत ही टफ बना दिया उन्होंने। ठीक है, अब कुछ बातें बताते हैं। 1975 में जो इमरजेंसी लगई 90, अब इसकी यानी एक्सक्लूसिव डिस्कस करते हैं 1975 की। ठीक है, ये 1975 की इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, ये क्या है? जैसे इंटरनल ग्राउंड पे जो इमरजेंसी लगती है, इंटरनल ग्राउंड पे, अब क्या है? आर्म रिविलियन है। ठीक है, अभी क्या है? पहले क्या था? पहले मैंने बताया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले, अर्लियर, सॉरी यहां लिखते हैं बिफोर 1977 क्या था यहां पे? यहां पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल या बिफोर 1974 बोलेंगे, बिफोर 1977 बोलेंगे, या बोलेंगे बिफोर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो क्लियर कट डिफाइन था नहीं। और आफ्टर 44th अमेंडमेंट क्या हो गया यहां पे? आर्म रिवेलियन। अब थोड़ा सा डिटेल्स आर्म रिवेलियन समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? बहुत अंतर, दोनों में बहुत अंतर, जमीन आसमान का। इसको तो हटा दिया गया। पहले जो इमरजेंसी लगती थी उसमें अगर पीएम चाहे अकेले तो इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा सकता था, जैसे इंदिरा गांधी ने की। पीएम ने क्या की? इंदिरा गांधी ने क्या की? प्रेसिडेंट को बोली कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करना है। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74, फिर समझना है, हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि अपने देश में एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट जो काम करेगा अकेले करेगा ना, उस काम को मदद, उसके काम में मदद कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बॉस कौन होगा? पीएम। फिर से समझते हैं। आर्टिकल 74 क्लॉज 1, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि देश में एक पीएम हो, देश में एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट तो होगा, प्रेसिडेंट को हेल्प कौन करेगा? इसको हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा कौन? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का बॉस कौन होगा? इसका जो बॉस कौन होगा? वो बॉस कौन होगा? पीएम। बॉस मतलब बॉस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यानी हेड बोलेंगे ज़्यादातर, लेकिन हम बॉस ही समझाने के लिए करते हैं, टेक्निकल भाषा में यूज करते हैं। हम कह सकते हैं कि पीएम जो होता है वो बॉस होता है किसका? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का। और ये सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर किसको मदद करते हैं? प्रेसिडेंट को काम करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पीएम जो बोलेगा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर सुनेगा, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो भी बोलेगा वो प्रेसिडेंट सुनेगा। तो उसने क्या किया? पीएम ने ही, यानी इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बोला कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो। आर्टिकल 74 के तहत वो बाध्य थे, सॉरी पीएम, प्रेसिडेंट बाध्य था। तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ा? यहाँ पे पीएम ने जैसे कहा तो उन्होंने प्रेसिडेंट कोई कहना मानना पड़ा, क्योंकि आर्टिकल 74 में मेंशन था उसमें। तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया। और ग्राउंड क्या था उसमें? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इमरजेंसी लगाई तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट की पहले मीटिंग होगी, लिख करके देगा, ऐसा कहीं था। कोई प्रोविजन ऐसा था? नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन, नो प्रोविजन ऑफ कैबिनेट राइटिंग्स कि कैबिनेट को लिख के देना पड़ेगा, ऐसा कहीं प्रोविजन था ना। कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहीं लिख के, कैबिनेट का मतलब यहाँ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझेंगे, उसी का कैबिनेट हिस्सा होता है कि उसको लिख के देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट जाके इमरजेंसी प्रोक्लेम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1978 के बाद क्या हुआ? यहाँ पे अब रिटेन देना पड़ता है। अब यहाँ पे कैबिनेट को क्या चाहिए? यानी 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 के बाद क्या था? कैबिनेट को लिख के राइटिंग में देना पड़ेगा, लिख करके कि इमरजेंसी लगाना है। इमरजेंसी लगाने के बाद 1 महीना के अंदर
अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके इमरजेंसी आगे कंटिन्यू करेगा, वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद फिर से किसी हाउस में पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, और फिर पास करना पड़ेगा दोनों हाउस से, तब जाके इमरजेंसी फिर कंटिन्यू करेगा, वो भी 6 महीने के लिए। फिर कंटिन्यू करना हो तो फिर 6 महीने के बाद फिर से किसी हाउस में रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और फिर से अप्रूव करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउस के द्वारा, तब जाके कंटिन्यू होगा। अब ये प्रोसेस ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट से। पहले क्या था, एक बार इमरजेंसी लगा दो तो चलते रहे, जब तक पीएम चाहे तब तक, जब तक काउंसिल सब मिनिस्टर चाहे तब तक इमरजेंसी चले। 1975 में क्या हुआ कि जब इमरजेंसी लग गई तो चल रहा है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था, उसमें जरूरत ही नहीं था। इंदिरा गांधी एक बार इमरजेंसी लगा दी तो चल रहा है, चलो जब तक इंदिरा गांधी चाहे या जब तक उसके मिनिस्टर चाहे। उसके मंत्री कितनी हिम्मत है बोलने की, वो तो तानाशाह का नीति था उसमें। तो कहने का मतलब ये है, अब वैसा नहीं हो सकता है। पहले पीएम के कहने से इमरजेंसी लग जाती थी, अब पीएम अकेला चाह के इमरजेंसी नहीं लगा। अगर पीएम अकेला चाहेगा तो इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। पीएम अकेला अगर चाहे और प्रेसिडेंट को कहे कि इमरजेंसी लगा दो तो नहीं लगा। फॉर एग्जांपल अभी से मोदी गवर्नमेंट है, क्या मोदी गवर्नमेंट सिर्फ मोदी ये कह दे प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को, कि आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो, इस आधार पे नहीं कर पाएंगे। सी कैन नॉट, वो पूछेगी आपके कैबिनेट का लिखा हुआ है। जब कैबिनेट लिख के देगी, कैबिनेट पूरा लिख कर दे देंगे या दे देंगे, कैबिनेट पूरा लिख के देती है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसे प्रोक्लेम करेंगे। लेकिन फिर 1 महीना के अंदर, 2 महीना नहीं, 1 महीना के अंदर उसे दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करवाना पड़ेगा। पहले क्या था, पीएम कहने पे हो गया, और 2 महीना का समय होता, 2 महीना का समय, 2 मंथ्स का टाइम होता था। 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजोरिटी से, ध्यान देना, सिंपल मेजोरिटी से, वह क्या प्रोविजन था, यही तो लूप हॉल्स था। हम कहते हैं ना कि इमरजेंसी लगने के बाद ये सब लूप हॉल्स हम लोग को समझ में आया, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे उसमें उन्होंने उसको सुधार भी किया, अमेंडमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल मेजोरिटी से पहले क्या था, 2 महीने के अंदर दोनों हाउस से अप्रूव करवाना था, वो भी सिंपल मेजोरिटी से था। और एक बार इमरजेंसी लगा दो तो चलते रहे, जब तक मंत्री यानी प्रधानमंत्री ना चाहे खत्म करना, विड्रॉ करना। अब क्या है, अकेले पीएम इमरजेंसी नहीं ना, अगर पीएम अगर सलाह दे भी दे तो प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। जब तक प्रेसिडेंट तभी मानेंगे जब तक कैबिनेट उसे लिख के ना देगा। कैबिनेट लिख के देंगे तभी प्रेसिडेंट साइन करेगा इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन पे। नंबर 1। नंबर 2, यानी पीएम अब अकेले नहीं कर सकता है, पहले पीएम अकेले इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा सकता था। नंबर 2, अब अगर पहले क्या था 2 महीना, अब 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी से, इसे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में हाँ जहाँ डिस्कस सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में भी 4 प्रकार के, तो कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा 1 महीने का समय होता है, दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से इसको अप्रूव कर दे तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कंटिन्यू करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और पहले क्या था, इमरजेंसी लग गया, 2 महीने में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया तो जब तक चलता, जब तक मंत्री चाहे तब तक। अब नहीं, 6 महीने के अंदर। लेकिन अब कंडीशन दे दिया है, अगर कैबिनेट ने नहीं लिख के दिया, अब कुछ समझेंगे। अब क्या है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, अगर इमरजेंसी लग गया तो 1 महीने के अंदर, मैंने क्या बताया, इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया तो इमरजेंसी लगाने के क्या चाहिए, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। कैबिनेट पहले लिख के देगी, कैबिनेट पहले राइटिंग में लिख के देगी, फिर कैबिनेट, फिर पार्लियामेंट, फिर क्या करेंगे, पार्लियामेंट जो होगा 1 महीने के अंदर, 1 मंथ, विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से इसको स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर से बताते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको अप्रूव करना पड़ेगा। फिर से बताते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। अब कंडीशन दे दिया है,
अगर इमरजेंसी लगाई, जैसे मान लेते कि आज इमरजेंसी लग गया और कल लोकसभा डिजॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे? आज कैबिनेट ने लिख दिया। अब कंडीशन समझते हैं, केस समझते हैं। अब कौन कौन सा केस समझते हैं? केस 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पूरी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे केस 1, ठीक है। आप आफ्टर, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, केस 1, सिचुएशन 1 समझते हैं कि जैसे आज इमरजेंसी लग गई, पार्लियामेंट यानी कैबिनेट ने लिख के दे दिया इमरजेंसी, ठीक है, लग गई, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ और कल जाके लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, फिर से लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा? अब मान लेते हैं 5 दिन में या 10 दिन के अंदर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करता है, तो ये इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा? यस, कंटिन्यू करेगा, तभी बशर्ते 1 महीना के अंदर राज्यसभा इसे अप्रूव कर दे। फिर से एक कंटिन्यू करेगा तभी, बशर्ते इसे राज्यसभा 1 महीने के अंदर कंटिन्यू कर दे। नंबर 1, इसे राज्यसभा इसे अप्रूव कर दे, इसे स्पेशल मेजॉरिटी से कर दे। तो नंबर 2, लोकसभा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, यानी जब से फिर से पीएम बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, वैसे ही उसको 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ, फिर से बताते हैं 1 मंथ के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव करना पड़ेगा। फिर से बताते हैं, जैसे आज अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाए, कैबिनेट क्लिक कर दे और कल लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? लोकसभा जब डिजॉल्व हो जाएगा तो 1 महीने के अंदर अगर राज्यसभा साइन कर देता है, अप्रूव कर देता है स्पेशल मेजॉरिटी से, तो यानी इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा। लेकिन कंडीशन दिया है, इमरजेंसी कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन कंडीशन दिया है कि उस बीच में लोकसभा तो है नहीं, लेकिन जैसे ही लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसको 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीना समय होगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव करे। अगर नहीं करता है तो इमरजेंसी वहीं खत्म। केस 2 और ये सब जोड़ा गया है कितना? 1978 में जोड़ा गया, यानी 44 अमेंडमेंट से 1978 44 अमेंडमेंट। दूसरा केस 2, अगर मान लेते हैं इमरजेंसी आज प्रोक्लेम हुआ और दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया हो, लेकिन 6 महीने तक इमरजेंसी ये कंटिन्यू करेगा। अप्रूव करने के बाद कितना? 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा, 6 मंथ तक ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन 6 महीना होते होते तब तक लोकसभा ही डिजॉल्व हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करें? अब 6 महीने से इमरजेंसी आगे जा नहीं सकता, लेकिन हाँ जाएगा। तो उस 6 महीने के बाद अगला जो महीना होगा, उस समय राज्यसभा अगर इसको फर्दर अप्रूव कर दे तो वो कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, उसको भी 1 महीने के अंदर साइन करके देना पड़ेगा, नहीं अप्रूव करके देना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। फिर से बताते हैं, अगर आज इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ और इमरजेंसी प्रोक्लेम होने के बाद 1 महीने के अंदर क्या हुआ, उन्होंने दोनों हाउस ने उसे यानी अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद 6 महीने तक इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा, गुड। लेकिन उस 6 महीने के बीच में अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाए या 5 महीने के बाद डिजॉल्व हो जाए, तो भी इमरजेंसी तो कंटिन्यू तो कर ही रहा है। तो क्या होगा, वहाँ पे एक बात ही हो सकती है, अगर 6ठे महीने के बाद राज्यसभा उसको फिर से रेजुलेशन ला के स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दे तो कंटिन्यू तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जैसे फिर से बताते हैं 6 महीना तो चलेगा, पर उसमें लोकसभा अगर डिजॉल्व हो जाता है तो इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा, हाँ करेगा। उस बीच में राज्यसभा उसको स्पेशल मेजॉरिटी से रेजुलेशन ला करके फिर स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दे। लेकिन जैसे ही लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, उसको 1 महीने के अंदर फिर से उसको लोकसभा जैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, एक महीने के अंदर फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ये सब तो ग्राउंड है इमरजेंसी। यहाँ पे जो 1 महीना बोल रहे हैं, 1 महीना जो बता रहे हैं, 1 महीने का मतलब हम फिर से बता 30 डेज ही मानना पड़ेगा।
कभी कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 महीना या 30 डेज, तो 1 महीना टिक नहीं करेंगे कि 1 महीना में कभी 31 दिन होता है तो कभी 30 दिन तो 29 दिन, हमें 30 डेज वाला ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। अब हम बात बताते हैं अगले सेशन में, अगर इमरजेंसी आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है तो तीसरा केस, इमरजेंसी अगर आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है तो जो भी जब रेजुलेशन आता है तो रेजुलेशन जो है वो किसी भी हाउस में रेजुलेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी जो होगा वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में आ सकता है। फिर से बताते हैं, इमरजेंसी के लिए जो कंटिन्यूएशन ऑफ यानी जो रेजुलेशन आएगा, रेजुलेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी के लिए जो रेजुलेशन आता है वो किसी में आ सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा, किसी में, और जो आएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से ही ये कंटिन्यूअस कि इमरजेंसी आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये जो रेजुलेशन आता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है। ठीक से इसमें समझना पड़ेगा कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को यानी पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब तो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द मेंबर का 50% + 1 एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो हम इसका क्या मतलब होता है उसको हम समझाएंगे। पहले ये क्या था, सब सिंपल मेजॉरिटी से था, लेकिन अब क्या किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको भी स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया गया। पहले ये सिंपल मेजॉरिटी से था, ये प्रोविजन जो था पहले वो सिंपल मेजॉरिटी से था, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है इमरजेंसी का इंटरनल ग्राउंड का। अब इमरजेंसी हटा कैसे सकते हैं, हटाने के लिए भी 3 केस दिया गया है। इमरजेंसी को कैसे हटा सकते हैं, 3 ग्राउंड दिए गए हैं इमरजेंसी को हटाने के लिए। चाहे पहले तो प्रेसिडेंट जब चाहे तो हटा सकते हैं, पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस क्या है, ये जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2 जोड़े गए हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या है। सो अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी इमरजेंसी हटाने का प्रोविजन, यानी इसको हम समझे रिमूवल ऑफ इमरजेंसी। इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो रिमूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को कैसे हटा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को एक बात है, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और इमरजेंसी को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी। फिर से समझते हैं, इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ता है दोनों हाउस में, जबकि इमरजेंसी हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, वो भी सिर्फ लोकसभा में। ऐसा वो भी ये प्रोविजन नहीं था, ये प्रोविजन जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आखिर ऐसा क्यों, किस वजह से ये जोड़ा गया है? इसके पीछे यही इरादा है कि इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो लोगों का फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, यानी उनसे उनको डिप्राइव कर दिया जाता है। डिप्राइव नहीं कहेंगे, सस्पेंशन होता है, डिप्राइव नहीं, यूज़ तो करते हैं, पर अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, छीने जाते हैं, बल्कि एक प्रकार का सस्पेंशन होता है। दूसरा, सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तीसरा, लोकसभा, राज्य और विधानसभा के टेन्योर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वो हो नहीं पाता है। फेडरल स्ट्रक्चर से पूरी यूनिटरी कन्वर्ट हुआ रहता है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पर ये सिर्फ इमरजेंसी के समय में ही इसका वायलेशन होता है, नॉर्मल में नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है वो। तो सवाल आता है कि इमरजेंसी अगर वैसी सिचुएशन बना रहे तो उसको रखना ठीक नहीं है, इसलिए हटाने के प्रोसेस इसको बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी से किया गया है। किससे किया गया है? सिंपल मेजॉरिटी से। जबकि लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसको 3 केसेस में हटाया जा सकता है। केस 1, प्रेसिडेंट जब चाहे तो इस इमरजेंसी को
खत्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपनी मन से, जब चाहे तो अपनी मन से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ये वाला पहले से चला रहा है। ये केस 2। नंबर 2, कब अगर लोकसभा, फिर से ध्यान देंगे, लोकसभा को लगता है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा को लगता है कि अब इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो लोकसभा क्या कर सकता है कि लोकसभा को अगर लगता है कि अगर इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो लोकसभा एक रेजुलेशन लाता है कि आगे इमरजेंसी नहीं चलनी चाहिए, इसको कंटिन्यू नहीं करना है, उसको खत्म कर देना है। ठीक है, ये बात 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेंशन किया गया। तो एक रेजुलेशन ला के इसे पास कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट इसे इमरजेंसी हटा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा जब चाहे तब एक रेजुलेशन ला करके इमरजेंसी को खत्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेजुलेशन खत्म कर सकता है इसको। ठीक है, जबकि पहले ये लोकसभा के पास पावर नहीं था। नंबर 3, केस 3, पहला तो प्रेसिडेंट जब चाहे तो इसे विड्रॉ कर ले इमरजेंसी को, और इसके लिए प्रेसिडेंट को पूछना नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट से। अगर अब पार्लियामेंट का अगर रोल आया तो सिर्फ लोकसभा का है, राज्यसभा का रोल यहाँ पे नहीं होगा। लोकसभा एक रेजुलेशन ला दे कि इमरजेंसी आगे कंटिन्यू नहीं करना, डिसकंटिन्यू करना है, इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे। ठीक है, और तीसरा फिर लोकसभा ही, अगर लोकसभा का 1/10 मेंबर्स का 1/10, यानी अगर हम जैसे बोलते हैं 545 का 1/10 लगाते हैं तो अप्रॉक्स 55 मेंबर, 54 + 1 यानी 55 मेंबर अगर हम बोल दें, यानी अप्रॉक्स कितना होगा, 55 मेंबर ही डायरेक्ट लिखेंगे। 55 मेंबर ये बोल दे, एक रेजुलेशन ला के बोले कि भाई ऐसा कि इमरजेंसी, रेजुलेशन नहीं बोलेंगे कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब हम ये बोलें कि लोकसभा के 1/10 मेंबर, 1/10 इक्वल टू कितना होगा, 55 मेंबर्स, ये क्या करे, या तो प्रेसिडेंट या तो स्पीकर को लिख के दे दे कि आगे इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, या प्रेसिडेंट को, लेकिन डिपेंड करता है कब। अगर लोकसभा सेशन में है तो ये सारे 55 मेंबर्स किसको लिख के देंगे, स्पीकर को, कि इमरजेंसी को नहीं रखना है, हटा देना है। 55 मेंबर क्या करेंगे, लोकसभा के स्पीकर के पास आएंगे, स्पीकर को लिख के, स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का ऑफिसर होता है, इसको लिख के देंगे कि स्पीकर महाशय आगे इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, इसको डिसकंटिन्यू करना है। तो 55 मेंबर ने अगर लिख के दिया, लिख के ही दिया, एक प्रकार के कहेंगे नोटिस ही दिया, तो स्पीकर क्या करेगा, 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर क्या होगा, लोकसभा की मीटिंग होगी और वो सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजुलेशन पास कर देना होगा, इमरजेंसी खत्म। अगर यहाँ पे हाउस अगर सेशन में नहीं है, हाउस अगर सेशन में नहीं चल रहा है, अगर लोकसभा अगर सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे 55 मेंबर की आगे इमरजेंसी प्रोक्लेम, आगे जो इमरजेंसी वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो 14 दिन के बाद फिर वही बात हो गया कि लोकसभा का एक सेशन होगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा और फिर वो इमरजेंसी हट जाएगा। तो हमने ये देखा कि इमरजेंसी हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में एक बार जब चाहे उसके मेंबर ला सकते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट को या स्पीकर को लेकर के ला के 14 दिन के अंदर जो मीटिंग होता है उससे थ्रू खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लगाने के लिए क्या चाहिए था, स्पेशल मेजॉरिटी की नीड चाहिए था, चाहे वो कंटिन्यू करना हो तो भी स्पेशल मेजॉरिटी, अप्रूव करना हो तो भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये तो इमरजेंसी की प्रोविजन हुई लगाने और हटाने की प्रक्रिया में। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसमें कि इमरजेंसी से इम्पैक्ट यानी इफेक्ट क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, फंडामेंटल राइट पे और लोकसभा और विधानसभा के टेन्योर पे। तो ये इमरजेंसी का वीडियो नंबर 2 था, पार्ट 2 था। अगला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। थैंक यू, तब तक